Hello and welcome. I'm Praveen Agrawal, the founder and CEO of Praveen Agrawal Empowering Investors. Today we have with us Mr. Tapan Patel, Fund Manager Commodities, Tata Mutual Fund. Welcome Tapan. थैंक यू प्रवीण जी। आपको और आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। तपन, गोल्ड में इतनी तेजी के बाद अभी भी कि यहाँ से तेजी दिखती है, निवेशक क्या यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो थोड़े असमंजस की स्थिति में है कि अभी इन्वेस्ट करें, थोड़ा रुके, या फिर और रुकेंगे और बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से गोल्ड में हमने रैली देखी है पिछले 2 साल में और उसके आगे भी कोविड के बाद की जो रैली देखी है, तो काफ़ी निवेशकों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या करें, यहाँ पे अटकना चाहिए या फिर और ऐड करना चाहिए या फिर जो उनके पास गोल्ड है उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो ये है कन्फ्यूजन क्योंकि इकोनॉमिक सिनारियो जो है, मार्केट सिनारियो वो काफ़ी डिफरेंट हो गया है। पहले की अगर बात करें कि कोविड के बाद की जो रैली थी वो सेफ एंड बाइंग थी। उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल बैंक की तरफ से बाइंग आया था, उसके कारण हमने तेज़ी आती हुई देखी है। अभी की जो रैली है वो खास करके यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया उसके कारण जो डॉलर में गिरावट आई है और बाकी जो बोलते हैं ना कि अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है मार्केट में, उसके कारण ये हमको रैली देखने को मिली है। क्योंकि यूएस के कारण बाकी ग्लोबल फैक्टर्स जो इम्पेक्ट हुआ है, ट्रेड सिस्टम जो इम्पेक्ट हुआ है, उसके कारण सेफ एंड बाइंग गोल्ड में हमको अभी देखने को मिल रही है। तो आगे जाके भी हमें लग रहा है कि गोल्ड एक फर्म ट्रेडिंग रेंज मेंटेन करेगा क्योंकि और भी बाकी सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को और भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ईटीएफ इन्फ्लोज जो है वो ग्लोबल लेवल पे वो अभी भी आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक की तरफ से बाइंग भी रह सकती है। और अगर यूएस का और चाइना का ट्रेड डील कुछ साइन होता है, उसके बाद अगर फेड रेट कट शुरू करता है, उसका भी जो सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड के लिए वो है, आगे सपोर्ट कर सकता है। तो हमें लग रहा है कि गोल्ड में कंटिन्यूस जो है फर्मनेस रह सकती है। तो एक तरफ अपने बात कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, टैरिफ वार, उसके कारण गोल्ड के प्राइसेस में तेजी आई, और दूसरी तरफ अगर टैरिफ वार के बाद अगर साथ साथ अगर समझौता भी हो जाता है तो भी फिर गोल्ड के प्राइसेस में ऊपर ही दिखते हैं। जी बिल्कुल, टैरिफ वॉर में जो अगर ट्रेड डील होती है तो रिस्क प्रीमियम उसके कारण जो ऐड हुआ है प्राइस में वो थोड़ा ईज आउट हो सकता है, तो माइनर करेक्शन आ सकता है शायद। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो अभी भी सपोर्टिंग है गोल्ड के लिए, जिस कारण हमें लग रहा है कि नीचे के लेवल से भी शायद बाइंग आ सकती है और गोल्ड जो है वो मीडियम टर्म के लिए भी एक फर्म ट्रेडिंग रेंज मेंटेन कर सकता है। मीडियम से लॉन्ग टर्म गोल्ड में तेजी के 3 मुख्य कारण क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं? अगर फैक्टर्स की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें प्रवीण जी, तो मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। दूसरा चीज़ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर आप देखें पिछले 8 सालों में दुनिया में कुछ ना कुछ इवेंट्स होती रही है। जैसे कोविड हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं था। ट्रेड वॉर शुरू हो गई, प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई। अभी ऐसा है कि कोई भी कंट्री डायरेक्ट वॉर में नहीं जाएगी, तो ये प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी। पावर टसल जो है, मेजर इकोनॉमी ग्लोबल पावर्स जो है यूएस, चाइना, रशिया, उनके बीच भी चलता रहेगा। तो इसी कारण रिस्क प्रीमियम जो है वो गोल्ड में एडेड रहेगा। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। आगे जाके यूएस का जो पब्लिक डेट है वो मैच्योरिंग पे आ रहा है, ठीक है, मैच्योर हो रहा है, उसको रीपेमेंट करना है बॉन्ड्स का। तो वो अगर हाई यील्ड पे हुआ तो यूएस की इकोनॉमी पे बर्डन आ सकता है, उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिवली गोल्ड पे रहेगा कि शायद अगर यूएस रिसेशन हिट करेगा तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो जैसे हमने बताया कि सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद रेट कट जो होगा फेड का वो एक शुरू होगा, तो जिस कारण भी गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि रेट कट शुरू होता है तो डॉलर पे प्रेशर आता है और इसका फ़ायदा गोल्ड को मिलता है। तो समराइज अगर मैं करूं तो सिटी बैंक का रिपोर्ट ही है कि जैसे उन्होंने ये वर्ड इजाद किया है, 3 Ds: डिटेरियोरेशन, डिबेसमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। तो ये 3 फैक्टर जो है वो गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। 3 Ds को अगर आप एक एक लाइन में बताते हैं। तो डिटेरियोरेशन जो है वो है ग्लोबल ग्रोथ का जो डिटेरियोरेशन हुआ है पिछले 2 साल में, जो चाइना भी रिकवर अभी नहीं कर पा रहा है, यूरोप भी स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके कारण जो ट्रेंड डिटेरियोरेट हुआ है, ग्रोथ डिटेरियोरेट हुआ है, उसका सपोर्ट गोल्ड को मिला। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे सेंट्रल बैंक्स जो है अपना डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा रही है क्योंकि डॉलर में ऑलरेडी रैली आ गई थी, तो कुछ सेंट्रल बैंक्स ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, बचाने के लिए गोल्ड में बाइंग शुरू की थी। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है गोल्ड में, तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन है। और डिबेसमेंट, जैसे यूएस की करंट स्थिति है तो डॉलर को डिवैल्यू करने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए ये हो रहा है, जिसका भी बेनिफिट गोल्ड को मिल रहा है। तो 3 Ds ये हो गए। मैं अपने हिसाब से समराइज करता हूं तो 3 पॉइंट आ गए। एक, सेंट्रल बैंक की बाइंग, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और तीसरा यूएस इकोनॉमी की स्थिति। ट्रिगर के कारण या फैक्टर्स के कारण आगे भी गोल्ड में तेजी बने रहने की संभावना है। जी बिल्कुल, मैक्रो फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और बाह्य फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल हम बोलते हैं, ये दोनों मिला के गोल्ड में जो फैक्टर्स जो है सपोर्टिव अभी भी रह सकते हैं आगे जाके। सोना चांदी
एक साथ अपने नाम ले लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर की तेज़ी क्या एक ही कारण से होती है, या सिल्वर की तेज़ी के मुख्य 3 कारण, मुख्य 3 फैक्टर क्या होते हैं? जी, हम सुनते आए कि सोना चांदी साथ में ही बोला जाता है, जैसे आपने बताया कि जब भी सोने में तेज़ी आती है सिल्वर भी कैचअप करता है, क्योंकि सिल्वर भी एज ए पार्ट ऑफ प्रेशियस मेटल है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिल्वर का यूजेज इंडस्ट्रियल मेटल के तरीके से भी हुआ है। तो सिल्वर को इंडस्ट्रियल मेटल भी अभी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप देखें सोलर पैनल्स जो है रिन्यूएबल्स है, वहाँ पे सिल्वर का यूजेज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसके कारण सिल्वर में जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है उसके कारण भी तेज़ी आती है। तो सिल्वर को अभी ड्यूअल एडवांटेज है, बीइंग अ प्रेशियस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल। ठीक है, तो अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर में 3 कारण मुख्य मुझे लग रहा है कि एक चीज़ है कि इंडस्ट्रियल डिमांड अगर वो पीक हुई, क्योंकि अभी मेजर इकोनॉमीज रिकवरी करनी, स्लो रिकवरी शुरू है, फुल फ्लेज आ गई, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी, तो सिल्वर में जो डिमांड है सोलर पैनल से, रिन्यूएबल से, वहाँ से बढ़ सकती है, तो वो फैक्टर है। सेकेंड थिंग, सिल्वर का सप्लाई वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर 100% सप्लाई आता है उसमें से 28% ही सिर्फ प्योर माइनिंग से आता है, बाकी का 72% सिल्वर का सप्लाई बाकी मेटल्स जो है कॉपर है, एल्यूमिनियम के, उसको रिफाइन करने से आता है। तो सिल्वर का सप्लाई बहुत लिमिटेड है, और 2025 लगातार 5वां साल होगा जहाँ पे सिल्वर का सप्लाई का फोरकास्ट जो है वो डेफिसिट में है। तो ये चीज़ हो गई। और तीसरा, प्रेशियस मेटल, अगर रिसेशन हिट होता है या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहती है, तो एज ए सेफ हेवन जब गोल्ड में तेजी होगी तो सिल्वर को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये 3 फैक्टर सिल्वर को भी पॉजिटिव बता रहे हैं। ड्यूअल यूसेज, एक प्रेशियस मेटल की तरह यूसेज, दूसरा इंडस्ट्रियल यूसेज, एंड साथ में सब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। इन 3 कारण से सिल्वर में भी तेजी बनने की संभावना बनती जी है। बिल्कुल। गोल्ड, अपने अगर नॉर्मली एसेट क्लास देखें, डेट देखते हैं, तो उसमें 6-7% का एक रिटर्न बनता है। इक्विटी में अपने 12-13% लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, उसके साथ भी वोलेटिलिटी जुड़ी रहती है, काफ़ी फैक्टर्स रहता है। लेकिन गोल्ड के जो गोल्ड जब खरीदते हैं, तो लोग क्या रिटर्न्स दिमाग में रखें, लॉन्ग टर्म एवरेजेस क्या बोलते हैं इंडियन सिनेरियो में? तो प्रवीण जी, गोल्ड की बात करें ना, तो इंडियन मार्केट अगर देखें, जस्ट मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर आप डेटा निकालें पिछले 100 साल का, आपको गोल्ड के प्राइस कभी भी रिपीटेड प्राइस दिखे नहीं होगी लंबे समय तक। ठीक है, रिपीटेटिव प्राइस मतलब? रिपीटेड मतलब आपने कोविड के टाइम प्राइस अगर देखा होगा 40,000 के करीब था, उसके बाद हमने कभी 40,000 देखा नहीं है। हायर टॉप हायर बॉटम बनता है, पिछला भाव नहीं छूता है। यस, बिल्कुल। तो उसका वही चीज़ है कि गोल्ड में, बिकॉज हम इंपोर्टिंग कंट्रीज है, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, तो उसके कारण हमारा गोल्ड में रुपी के कारण, करेंसी इम्पैक्ट के कारण वैल्यू जो है वो ऑलवेज ऊपर रहता है, बिकॉज रुपी जो है लगातार डेप्रिशिएट होता रहा है पिछले सालों में। तो उसका इम्पैक्ट भी गोल्ड के प्राइस को इंडियन टर्म में आया है। तो अगर रिटर्न की बात करें, तो अगर साइकिल स्टेडी है, फिर भी हमने 10 साल में 10% CAGR रिटर्न देखा है। अगर पिछले 5 साल को इंक्लूड करें तो ये नंबर आपको थोड़ा हायर साइड दिखेगा, बिकॉज गोल्ड ने ऑलरेडी पिछले साल ही 34% रिटर्न दिया था, तो ये नंबर आपको हायर दिखेगा। तो इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से आपको गोल्ड के रिटर्न आपको दिखेगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 10 साल का पिछला रिकॉर्ड है 2 साल के पहले का, तो आपको 10% CAGR रिटर्न गोल्ड में दिख सकता है। ये जो साइकिल की बात जो अपने करते हैं इक्विटीज़ में, जैसे अपने रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं, तो 2 साल में ज़्यादा रिटर्न आया, हो सकता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज जाए, टाइम करेक्शन का फेज जाए, लेकिन वो साइकिल कितना दिन का पकड़े कि उस साइकिल में एक एवरेज रिटर्न आ जाना चाहिए। हालांकि ये पास रिटर्न इज़ नॉट गारंटेड टू द फ्यूचर, और चीज़ों को अपने समझते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल, एक गोल्ड का साइकिल रिटर्न्स के लिए कितना साल निवेशक मान के चले? जी, तो गोल्ड का जैसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक सेफ हेवन एसेट उसको बोला जाता है। ठीक है, एसेट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ से भी उसको देखा जाता है। तो गोल्ड का यूजेज एज ए इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी वाइड है। तो मार्केट साइकिल रहता है, कमोडिटी है, तो जिसके कारण उसका डिमांड सप्लाई पे इम्पेक्ट रहता है। तो कभी अगर साइकिल लंबा है तो प्राइस स्टेडी रहेगा, लेकिन जैसा अनसर्टेन टाइम है, पिछले 5 साल में गोल्ड ट्रिमेंडस रैली कर गया, तो उसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिला है। प्लस अगर आप नंबर देखें, इंक्रीमेंटल हाई बने का नंबर्स डेज, वो काफ़ी नैरो होता जा रहा है। अच्छा। हाँ, पहले $1,000 गेन करने के लिए गोल्ड को एवरेज 1700 दिन लगते थे, अभी वो नंबर शायद 500 के अंदर आ गया है, तो 500 दिन के अंदर का आ गया है। तो ये चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिनारियो। तो गोल्ड में ये कह पाना मुश्किल होगा कि एवरेज आप साइकिल क्या पकड़े। राइट। हमें लग रहा है कि एटलीस्ट लॉन्गर टर्म के लिए आपको गोल्ड को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन देखना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी फिजिकल में होल्डिंग है तो ठीक है, वो तो रहेगा ही, बट
इक्विटी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका एडिशनल एलोकेशन अगर गोल्ड में करते हो तो बेटर रहेगा एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, क्योंकि आगे जाके के जो गोल्ड है हमें लग रहा है कि फर्म ट्रेडिंग रेंज मेंटेन करेगा। सिर्फ नंबर्स को नहीं देखते हुए साथ में रिटर्न तो बना ही है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड को देखना चाहिए। अगर अपने गोल्ड की बात करते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं इक्विटी के साथ। इक्विटी मार्केट हालांकि एक्सेप्शंस है, पर देखते हैं अपने कि इक्विटी अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड करेक्ट करता है कितनी बार, और खासकर गोल्ड इक्विटी जब बहुत करेक्ट करता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। अपने सब प्राइम क्राइसिस में देखा, अपने 2020 में कोविड के टाइम पे देखा। तो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन करें तो वहाँ तक तो एलोकेशन का परसेंटेज क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो में? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है प्रवीण जी, क्योंकि करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अलोकेशन गोल्ड में जो है वो थोड़ा बढ़ा रहना चाहिए। पहले अगर आप 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो जनरली फाइनेंशियल एडवाइज़र 7 to 8% या फिर 5% का रेंज रखते थे कि आपका अलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। लेकिन जैसा मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसा मैंने बताया कि इंक्रीमेंटल हाई मारने का जो पीरियड है वो नैरो होता जा रहा है, उसके कारण हमें लग रहा है कि गोल्ड में रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी, एटलीस्ट फर्म ट्रेडिंग रेंज बनेगी। ना ही नीचे शायद जा सकता है उतना, ना ही उतना रैली आएगा, बट एक फर्म ट्रेडिंग रेंज मेंटेन रहेगी। तो उसके वास्ते हमें लग रहा है कि गोल्ड का अलोकेशन भी आपके पोर्टफोलियो में बढ़ा देना चाहिए। जो पहले 5 से 8% था, तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट 10% तो आपको गोल्ड अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बढ़ी है पूरी दुनिया में, अस्थिरता ज़्यादा है। रशियन वॉर के बाद से डॉलर के ऊपर भी थोड़ा सा हल्का सा भी होते क्वेश्चन मार्क आया है क्रेडिबिलिटी पे। तो इस सिचुएशन में आगे के लिए एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन गोल्ड अपने पास होना चाहिए, जी बिल्कुल। एटलीस्ट 10%। यस। यहाँ कितनी बार निवेशक ये बात कहते हैं तपन कि मेरे पास गोल्ड एज ए ज्वेलरी, एज ए फिजिकल फॉर्म में मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वापस गोल्ड क्यों खरीदूँ? ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अगर इंडिया में गोल्ड कंजम्पशन की बात करें तो हम लोग इमोशनली अटैच है, हमारे कल्चरल के एस्पेक्ट के साथ भी हम अटैच है कि इंसान जब जन्म लेता है और रिटायरमेंट तक लाइफ के सभी स्टेज में गोल्ड उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जब इंसान जन्म लेता है, बच्चा पैदा तो फैमिली की तरफ से गिफ्ट के रूप में उसको गोल्ड मिलता जाता है। आगे जाके एज ए एसेट एलोकेशन उसका आता है, रिटायरमेंट में एज ए सेफर एसेट के दौर पे उसको पोर्टफोलियो में गोल्ड रहता है। तो आगे जाके भी हमें लग रहा है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो इंडिया में हमने देखा है कि हम जिसने भी फिजिकल गोल्ड लिया है कभी वो बेचने नहीं गया। काफ़ी रेयर सिनारियो हमने देखा है, या फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है जो आगे जाके ज्वेलरी में, राइट, या फिर गिफ्ट के दौर पे पास ऑन होता है। तो अगर आप लेगेसी एसेट है, फैमिली का एसेट है, आगे बढ़ता रहता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हो गोल्ड को, तो आपको ये अलोकेशन अलग से रखना चाहिए कंपेयर टू आपका फिजिकल जो हाउस होल्ड गोल्ड आप अगर एज ज्वेलरी या फिर कंजम्पशन के हिसाब से देखते हो, उसको ये आपको अलग से इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एक वर्ड जो है उसके हिसाब से आपको गोल्ड को करंट लेवल पे देखना चाहिए, और वो पोर्टफोलियो में भी रहना चाहिए। फिजिकल जो है अपनी जगह है, जी बिल्कुल। लेकिन पोर्टफोलियो में जिसको आप ज़रूरत पड़े तो लिक्विडेट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के हिसाब से काम लगा सकते हैं, जो कि आप अदरवाइज जो फिजिकल ऐसे गोल्ड है आपके पास उसको इमोशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। यस। गोल्ड की तेज़ी के आगे तेज़ी के लिए जो फैक्टर्स है उसमें आपने 3 बात कही, एक सेंट्रल बैंक की बाइंग, दूसरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और तीसरी यूएस इकोनॉमी की स्थिति। क्या इंडियन सिनेरियो में ग्रेजुअल रुपी का जो डिवैल्यूएशन होते आया है वो भी एक फैक्टर मान के अपने 4 फैक्टर बोल सकते हैं? जी, वन ऑफ द फैक्टर है। जैसा हमने बताया कि इंडियन मार्केट में कभी हमने रिपीटेड प्राइस नहीं देखा, तो एक करेंसी फैक्टर ही है ये कि जिसके कारण गोल्ड जो रुपी टर्म में है वो उतना डाउनसाइड हमने नहीं देखा। मैं 2008 का सिनेरियो का आपको एग्जांपल लेता हूँ कि 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस टाइम डॉलर टर्म में गोल्ड जो था वो $1000 था। ठीक है, और इंडियन टर्म में रुपी में गोल्ड का प्राइस था 8000 रुपीज़ पर 10 ग्राम। सेंट्रल बैंक जो यूएस के है फेड थे, उन्होंने शुरू किया रेट कट लिक्विडिटी देने के लिए, और वहाँ से गोल्ड रैली होके $19-20 तक चला गया। अच्छा। इंडियन टर्म में गोल्ड में रैली आके 34,000 पर 10 ग्राम गया। उसके बाद जब यूएस इकोनॉमी अच्छा करने लगी तो फेड ने रेट हाइक करना शुरू किया और गोल्ड में सेलिंग आ गया। तो 1920 जो डॉलर में टर्म में था गोल्ड वो बैक टू $1000 आ गया, लेकिन रुपी टर्म में गोल्ड 34,000 वाला नियरली सिर्फ 25,000 तक नीचे आया था। बिकॉज जब यूएस इकोनॉमी रिकवरी करना शुरू की तो डॉलर स्ट्रेंथ होने लगा, रुपी डिप्रिशिएट होने लगा, जिसके कारण इंडियन रुपी टर्म में जो गोल्ड है वो डाउन साइड अपना जो है लिमिटेड रखा बिकॉज ऑफ द करेंसी इफेक्ट। एक तरफ तो गोल्ड जहां पोर्टफोलियो में एक हेज है इक्विटी के डाउनफॉल के अगेंस्ट में, मार्केट अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में कहीं, और साथ ही वो इंडियन रुपी के डिवेल्यूएशन के अगेंस्ट में भी एक हेज है। जी बिल्कुल, हेज अगेन इन्फ्लेशन तो हम बोलते ही है,
लेकिन जब आप पूरी तरह इंपोर्ट पे अगर निर्भर है तो करेंसी इम्पैक्ट भी आता है, तो आपको एक हेज अगेंस्ट करेंसी भी गोल्ड को देखना चाहिए। आज अपने डायमंड इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि लैब ग्रोन डायमंड आने के बाद से वहाँ प्राइस में बहुत कटौती आई है और एक अनसर्टेनिटी है। तो अभी कहीं मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि गोल्ड में भी साइंटिफिक तरीके से कुछ आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं थोड़ा सक्सेस भी मिला है। तो डिसरप्शन का कितना डर लगता है आपको? प्रवीण जी, रीडिंग अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी रीडिंग भी मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जी बिल्कुल, आपने जो आर्टिकल आया था सही था कि कई जगह पे उन लोगों ने लैब ग्रोन गोल्ड बनाने का प्रयास किया था। क्वांटिटी काफ़ी छोटी है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था। तो आगे जाके इसकी संभावना कैसी रहेगी या फिर मार्केट में कैसा इम्पेक्ट करेगा, वो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना पड़ेगा, कितना महंगा है, कितना लार्ज स्केल पे वो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती है। वो सब सारे पैरामीटर्स अभी मार्केट में आए नहीं है, पब्लिश नहीं हुए, पब्लिक नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जब मार्केट में आएगी उसके ऊपर फिर मार्केट में उसका रिएक्शन आ सकता है कि गोल्ड पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म सप्लाई पे उसका क्या इम्पेक्ट रहेगा। अभी तो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी दूर है। हाँ, तो इसके लिए अभी से कमेंट करना या फिर अभी से कोई डिसीजन लेना मुझे नहीं लगता कि सही इनफ समय डाटा है। पॉइंट्स अपने पास Yes, नहीं ये है। पूरा डेटा डिपेंडेंसी पे जा फ्यूचर सकता के है। ऊपर डिपेंड Yes. करेगा। अभी तक अपने फिजिकल गोल्ड और ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड काफ़ी देखे हैं। धीरे धीरे फाइनेंशियल मार्केट से भी लोग डिजिटल मैनर में भी गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को फिजिकल एसेट्स में एक उसको कैरी करने की असुविधा दिखती है, तो डिजिटल फॉर्म में एक अनसेफ लगता है, सेफ्टी बराबर की नहीं लगती। क्या आपको क्या ऐसा लगता है? पहले फिजिकल फॉर्म ही था गोल्ड परचेज अगर किसी को करना है, ऐसे एसेट क्लास ओन करना हो तो, लेकिन समय जाते सरकार के द्वारा या फिर रेगुलेटर के द्वारा काफ़ी ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं। गोल्ड ईटीएफ मार्केट में आ गए, डिजी गोल्ड प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, आरबीआई की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी इशू किया गया था। ठीक है, तो ये सारे प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं कि फिजिकल डिपेंडेंसी गोल्ड पे से हटाए और डिजिटली उनको ओन करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो बर्डन हम कम कर सके। ठीक है, तो ये जब भी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं तो रेगुलेटर के द्वारा या फिर सरकार द्वारा इंश्योर किया गया है जो उनके पैरामीटर्स है रिस्क सेफ्टी, वो पूरे ध्यान से उनको मेजर किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टर जो है उनको कोई नुकसान ना हो। अगर नए फॉर्म में भी आए हैं तो रेगुलेटर ने, गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान रखा है कि वो तरीके से आए, वहाँ वो परेशानी नहीं हो। जी बिल्कुल, अगर आप ईटीएफ की भी बात करें तो सेबी द्वारा भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम है कि आपको गोल्ड कौन से फॉर्म में लेना है, उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग जो पैरामीटर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, उसका स्टोरेज पर्टिकुलर जगह पे ऑडिट के साथ होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है रेगुलेटरी द्वारा दिए गए हैं, उनके उसको ही चलते आप ईटीएफ जो है, गोल्ड ईटीएफ जो है वो उसको फॉलो करते हैं। मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस होता है और गोल्ड की जो एनएवी होती है वो मैच नहीं करती, इन्वेस्टर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्यों ऐसा होता है? इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि मार्केट ईटीएफ जब लॉन्च करते हैं तो आपको 1 केजी गोल्ड के सामने कुछ यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, बराबर। बास्केट साइज उसको बोलते हैं। बराबर। तो गोल्ड जब फिजिकली आप बाय करते हो तो आपको जीएसटी भी पे करना होता है। अच्छा। तो जब फंड लेवल पे कोई गोल्ड 1 किलो बाय करता है उसको 3% जीएसटी पे करना होता है। तो एवरी टाइम वेन एवर फंड इज बाइंग फिजिकल गोल्ड, उनको 3% जीएसटी का पैसा अलग से देना पड़ता है। सो ईटीएफ है, पैसिव फंड है, तो एवरी टाइम अगर कैश देना होगा तो उनको गोल्ड बार बार बेचना भी होगा कैश जनरेट करने के लिए। तो ये सारी हर्डल से बचने के लिए एएमसीज क्या करती है, बास्केट साइज जो है यूनिट्स का वो थोड़ा बढ़ा देती है। तो जब भी कोई मार्केट मेकर यूनिट्स क्रिएशन के लिए आता है फिजिकल गोल्ड लेके, तो उनके सामने गोल्ड के यूनिट्स एएमसी जो है उनको थोड़ा ज़्यादा देती है। तो गोल्ड के सामने 1 किलो के सामने जो इतने यूनिट्स होते हैं वो आ गए, थोड़े यूनिट्स एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसके सामने उसने पैसा ले लिया एएमसी। तो जहाँ पे आपका जो कैश कंपोनेंट होगा उसमें आपका जीएसटी भी इंक्लूड हो गया। तो जिसके कारण अगर आप एनएवी अगर आप देखोगे तो थोड़ी नीचे दिखेगी। अच्छा, तो आगे जाके गोल्ड के प्राइस में जो मूवमेंट आता है, मान लीजिए मैंने आज गोल्ड खरीदा और आज से 3 साल बाद मार्केट में 10% का ग्रोथ में रैली आया गोल्ड प्राइसेस में, तो इंडियन सिनेरियो में, तो ये क्या जो तेज़ी है ये ढंग से रिफ्लेक्ट होती है ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में, बाकी फॉर्म में? जी बिल्कुल, हिस्टोरिकल डेटा भी दिखा रहा है, आप अगर देखें तो कि ये ईटीएफ की जो प्राइस है, एनएवी है, वो डेफिनेटली गोल्ड का जो एक्चुअल रिटर्न है उसको रिफ्लेक्ट करती है। डिफरेंस जो होगा वो होगा आपका एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस रहता है, वो आपको फ्यू बिप्स जो भी पर एएमसी का रहेगा वो रहेगा। अदरवाइज रिटर्न वाइज अगर देखें तो इन लाइन होता है। तपन, ऑस्पिशियस ओकेजन जैसे अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, इसमें जो बाइंग आती है उसके कारण क्या गोल्ड के प्राइसेस में तेज़ी आती है? जी, इंडियन मार्केट में देखा गया कि जब भी ऐसा कोई त्यौहार आता है या फिर ऑस्पिशियस डे है कि जहाँ पे माना जाता है कि गोल्ड बाय करना शुभ रहता है इस दिन पे, तो जनरली स्पॉट मार्केट में डिमांड थोड़ा बढ़ जाता है, टाइट हो जाता है।
और फिजिकल प्लेयर्स भी जो इम्पोर्टर्स है वहाँ से गोल्ड का इम्पोर्ट जो है बढ़ जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी जाएगी, उसके कारण हमको जनरली लगता है कि प्राइस बढ़ा है या फिर बढ़ जाएगा। लेकिन गोल्ड एक ग्लोबल कमोडिटी है, ठीक है, और जैसा हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे इम्पेक्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको उस दिन पे गोल्ड का भाव ज़्यादा ही दिखे। शायद ऐसा हो सकता है ग्लोबल मार्केट में कुछ इवेंट हो गया और मार्केट में आपको प्राइस नीचे ट्रेड होता हुआ दिख जाए। तो पूरा मार्केट बेस है, सप्लाई डिमांड ड्रिवन है कमोडिटी, तो आपको मल्टीपल फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता डोमेस्टिक है। डिमांड इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो पूरे प्राइजेस को चेंज कर दे। जी बिल्कुल। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग गोल्ड के प्राइजेस में जो अपसाइड आया है उसमें काफ़ी एक मेजर रीजन रहा है। सेंट्रल बैंक्स ज़्यादा गोल्ड क्यों बाई कर रहे हैं, और तो उसे अपने ये अप्रिशिएट कर पाएंगे कि आगे भी ये बाइंग रह सकती है। जी, सेंट्रल बैंक का बाइंग का मुद्दा काफ़ी हॉट टॉपिक है, पिछले सालों में भी हमने देखा है। तो 2 साल पहले से ही अगर हम देखें कि डॉलर में रैली शुरू हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी सेंट्रल बैंक्स जो है उन्होंने अपना गोल्ड बाइंग शुरू कर दिया क्योंकि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की एसेट्स जब फ्रीज हुई, तब भी एक ऑप्शन रशिया के पास बचा था कि वो गोल्ड बाय करके अपना जो भी करना है उसको, डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट वो कर सके, ठीक है। तो उसके ऊपर से भी सीख लेके बाकी कंट्रीज़ जो है, जैसे कि चाइना हो गया या फिर पोलैंड है, सब ने ये शुरू किया कि गोल्ड अपना बाय करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर मान लो चाइना को भी कुछ, लेट्स से साउथ चाइना सी या ताइवान के ऊपर कुछ एक्शन लेना है, तो उसको भी वेस्टर्न सैंक्शंस फेस करने पड़ेंगे, उसके सामने उसको प्रोटेक्शन गोल्ड का मिल सकता है। तो इसलिए चाइना ने भी गोल्ड बाइंग शुरू कर दिया। अभी का सिनेरियो जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि यूएस के अग्रेशन के बाद, ट्रेड अग्रेशन के बाद, सारी इकोनॉमीज़ जो है, सारी कंट्रीज जो है एक लर्निंग ले रही है कि आगे जाके ये चीज़ ना हो और कोई प्रेसिडेंट आके ऐसा कुछ ना करे, तो प्रिवेंट दिस सब लोग अभी आगे जाके अपना डॉलर के ऊपर के जो डिपेंडेंसी है वो घटाएंगे और गोल्ड की बाइंग जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि डेटा भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हमने देखा था कि उसमें दिखाया गया कि ग्लोबल एवरेज जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड, वो 20% है। इंडिया और चाइना अभी भी लगभग 11-12% पे है। तो अगर ये 2 कंट्री भी डिसाइड करें कि ग्लोबल एवरेज को मीट करना है, तो काफ़ी सारा बाइंग अभी भी आ सकता है। ये मैं सिर्फ इंडिया चाइना की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी कंट्रीज़ भी अगर आए तो और ये नंबर बढ़ सकता है। तो हमें लग रहा है कि आगे जाके आने वाले सालों में सेंट्रल बैंक की तरफ से गोल्ड बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। अनसर्टन माहौल है और ये लोग अपना गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, सेंट्रल बैंक से बिल्कुल। बढ़ाना चाह रहे हैं। जब अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टर, इक्विटी के रिटर्न के आगे कितनी बारी दोनों रिटर्न मैच नहीं कर सकते। अपना अपना साइकिल होता है, अपना अपना समय होता है। लास्ट 2 साल में गोल्ड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन कभी कभी समय ऐसा भी होता है कि गोल्ड का रिटर्न थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। और जब आपके पास फिजिकल एसेट होता है तो आप बराबरी में नहीं देखते चीज़ों को, लेकिन एक ही पोर्टफोलियो में जब आप बराबरी में देखते हैं तब आप उसका स्ट्रैटेजिक नेचर भूल के फिर आपको लगता है कि कहीं मैं ग्रोथ में मुझे परेशानी हुई। तो सिर्फ क्या ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से गोल्ड को लें, या फिर अपने क्या रीइटरेट करें कि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स आई हैव परचेस्ड गोल्ड एज ए स्ट्रैटेजिक थिंग इन माई पोर्टफोलियो। प्रवीण जी, इस सवाल के ऊपर मैं आपको काउंटर सवाल करना चाहूँगा कि इक्विटी की आपने बात की, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करते हैं? क्या आपकी फिलोसॉफी है जो आप इन्वेस्टर्स को आप सजेस्ट करते हैं? इक्विटी का रिटर्न अपने जगह है, लेकिन वो वोलेटिलिटी के साथ है, और प्राइमरीली अपने इक्विटी एज ए इन्वेस्टर देख ही रहे हैं। पर 10% स्ट्रैटेजिक एलोकेशन से आप पोर्टफोलियो को, इक्विटी के अगेंस्ट में आपको नेगेटिव कोरिलेशन मिल रहा है। अगर कोई रीजन से बहुत तेज़ी से इक्विटी में गिरावट आती है, अनसर्टेनिटी बनती है, तो गोल्ड पोर्टफोलियो को हेज करेगा। दूसरा, करेंसी रूपी डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट में भी हेज करेगा। और तीसरा, आपके पास एक ऐसा एसेट क्लास है कि जो मार्केट जब खराब कर रहा है, इक्विटी जब खराब कर रही है तब आपको अच्छा कर रहा है, जब करेंसी खराब कर रही है तब आपको अच्छा कर रहा है। और एक कुशन की तरह इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हो गया, और रिटर्न भी देगा। ऐसा बात नहीं है रिटर्न नहीं देगा, एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं है, दोनों एसेट अलग एसेट क्लास है और उसका अपना एक औचित्य है। जी बिल्कुल, बहुत सही उत्तर दिया आपने, और कुडोस के आपके इन्वेस्टर भी वेल इन्फॉर्म रहे आपके द्वारा। तो यस, दोनों एसेट क्लास अलग है। गोल्ड को हम सेफ हेवन एसेट कहते हैं, ठीक है, क्यों, और इक्विटी मार्केट जो है वो रिस्कियर एसेट होता है। तो जब रिस्कियर एसेट्स में कुछ खराबी आती है तो इन्वेस्टर जाते हैं सेफ हेवन एसेट की तरफ, जो गोल्ड है। तो ऐसे ही 2 एसेट क्लास ये जो है वो इन्वर्स कोरिलेटेड है, और इसी के कारण कोई मार्केट कंडीशन ख़राब हो या फिर आने वाले समय में भी टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो, आपको एक एसेट रखना चाहिए एज ए आपका, जो पोर्टफोलियो का वैल्यू को प्रोटेक्ट करे। जैसे हमने कोविड में देखा था, इक्विटी मार्केट में फॉल आया था, लेकिन गोल्ड ने अपना वैल्यू जो प्रोटेक्ट करके रखा था।
तो इसी के लिए ग्लोबल लेवल में भी जो अस्थिरताएं हैं या फिर डोमेस्टिक मार्केट में कुछ खराबी आए उससे बचने के लिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड रहना चाहिए एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। तब अपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ एसआईपी की बात करते हैं, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं। गोल्ड में ज़्यादातर हम लमसम खरीदते हैं। गोल्ड में खरीदने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जी, गोल्ड में निवेश करने का तरीका कभी ऐसा है नहीं कि लमसम ही डालो या फिर एसआईपी ही करो। ये पूरा एक इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के ऊपर है या फिर उनके जो एसेट एलोकेशन उनको कितना करना चाहिए कौन से समय पे उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक स्टैगर्ड वे में भी आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइसेस काफ़ी नीचे है या फिर लग रहा है कि कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी होने वाली है, जैसा पिछले साल था कि यूएस इलेक्शन का टाइम था, ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिया था, तो लग ही रहा था कि गोल्ड यहाँ से बढ़ सकता है। तो ऐसे सिनारियों में भी जो लगे तो आप लमसम वहाँ से आप डाल सकते हो, लेकिन एक स्टैगर्ड वे में भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि गोल्ड एक स्टेडी कमोडिटी है, आपको चांस देता ही है कि माइनर करेक्शन में भी आपको ऐड करने का चांस मिलता है। तो आप स्टैगर्ड वे में भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लमसम खरीदिए, आप स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए, लेकिन एक रीजनेबल एलोकेशन 8-10% का आपका पोर्टफोलियो में एज ए स्ट्रैटेजिक एलोकेशन एसेट एलोकेशन गोल्ड का रहना चाहिए। जी बिल्कुल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।